क्या पत्रकारिता में डर लगता है? नहीं, डर नहीं लगा। सबसे पहली धमकी मिली थी 2012 में 12-13 में, जब ज़ियाउल हक का मर्डर हुआ था उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में। अखिलेश की सरकार थी उस वक्त में, तो राजा भैया का नाम चूंकि उसमें मारा था, तो मैंने उसमें आर्टिकल लिखा था, उसमें कुछ सवाल उठाए थे। उस सवाल के आधार पे तो पहली धमकी मिली थी तब 2012-13 में, और उसके बाद से धमकियों का सिलसिला जारी है। इससे कोई डरने वाला नहीं है। ठीक है, मौत और जिंदगी तो खुदा के हाथ है, वो जब चाहेगा जब ले लेगा इसको। एक आदमी की हत्या हो जाती है, उसे पीट कर मार दिया जाता है, और फिर उसके घर वाले उसकी लाश को जब सड़क पर रखकर प्रदर्शन करते हैं थाने के सामने, तब जाकर मुकदमा दर्ज होता है। और उस हत्या को हत्या कहने पर पत्रकारों पर मुकदमा दर्ज हो जाता है। ये है कानून व्यवस्था, इसे कानून व्यवस्था कहेंगे, ये सुशासन है। बोलते हैं सत्ता चाहे कोई भी हो, हुकूमत चाहे कोई भी हो, किसी भी दल की हो, हर समय बेबाक बोलते हैं, लेकिन कई बार इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। कुछ ऐसा ही हुआ है पत्रकार वसीम अकरम त्यागी। जी हाँ, ये नाम वो नाम है, वो चेहरा है जो किसी पहचान का मोहताज नहीं है। वसीम, सांप्रदायिक तनाव यहाँ पे हो सकता था, सांप्रदायिक वैमनस यहाँ पे फैला है, तो इस वजह से आपके ऊपर एफआईआर दर्ज की जा रही है, ये कहना है पुलिस का। लेकिन घर वालों का कहना है कि इसको पीटा गया, वो पानी मांग रहा था, पानी उसको नहीं दिया गया है। किसी भी आधार पे, पहचान के आधार पे आप उसको पीट कर मार डालेंगे, तो उसमें उसको उसके आरोपी को आप गिरफ्तार नहीं करेंगे, बल्कि उसको छिपाने की कोशिश करेंगे, हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे, गैर इरादतन हत्या उसमें दर्ज करेंगे। तो ये एक जो अपराध है, इंसान की हत्या करना, जघन्य अपराध जो है, उसको सामान्यकरण करने की कोशिश है। और आप एक सिलसिला। नमस्कार, आदाब दोस्तों, द वॉइस एक्सप्रेस से आपका स्वागत है। मैं हूं सादिक शर्मा। जिस दौर में हम जी रहे हैं, वहाँ पत्रकारिता करने के लिए जज्बा चाहिए, जुनून चाहिए, हिम्मत चाहिए। एक ऐसा नाम हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने अपनी पत्रकारिता से इस दौर में अमिट छाप छोड़ी है। वो लड़ते हैं, बेबाक बोलते हैं, सत्ता चाहे कोई भी हो, हुकूमत चाहे कोई भी हो, किसी भी दल की हो, हर समय बेबाक बोलते हैं, लेकिन कई बार इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। कुछ ऐसा ही हुआ है पत्रकार वसीम अकरम त्यागी। जी हाँ, ये नाम वो नाम है, वो चेहरा है जो किसी पहचान का मोहताज नहीं है। वसीम साहब, पिछले दिनों आपके बारे में सुनी, खबरें आई, ट्विटर पर हमने देखा कि आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है योगी सरकार ने। क्या मामला था, किस बात का गुस्सा निकाल रही सरकार? देखिए, ये एफआईआर तो इसका कोई आधार नहीं है, ये आधारहीन एफआईआर है। यूँ अब कानून का दुरुपयोग करने पे आ जाएं तो फिर बात अलग है। शामली का एक कस्बा है थाना भवन, वहाँ पर फिरोज़ कुरैशी नाम के एक लड़के को 3-4 लोगों ने पीटा। पीटने के बाद में उसके घर वाले उसे लेकर जा रहे थे हॉस्पिटल, तो रास्ते में उसकी जान चली गई। तो मैंने उसको लिखा था कि ये लिंचिंग की ये घटना है, पीट कर मारा गया है एक शख्स को। तो पुलिस का ये कहना है कि ये लिंचिंग की घटना नहीं थी, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में जो है जान जाने की वजह मारपीट नहीं है। तो चूँकि आपने इसको लिंचिंग कहा, इस वजह से सांप्रदायिक तनाव यहाँ पे हो सकता था, सांप्रदायिक वैमनस यहाँ पे फैला है, तो इस वजह से आपके ऊपर एफआईआर दर्ज की जा रही है, ये कहना है पुलिस का। लेकिन घर वालों का कहना है कि इसको पीटा गया, वो पानी मांग रहा था, पानी उसको नहीं दिया गया। फिर वहाँ से 112 जो यूपी उत्तर प्रदेश में एक सर्विस है पुलिस की, जिस पे कॉल करके पुलिस आ जाती है, उसे बुलाया गया था। पुलिस की गाड़ी आई, उसे लेकर चली गई, और 2 घंटे तक तकरीबन वो लड़का घायल अवस्था में चौकी पर पड़ा रहा। उसके बाद उसके परिजन आए, वो उसे लेकर जा रहे थे, तो उसकी जान चली गई। तो ये पूरा एक घटनाक्रम ये है। अब इस घटनाक्रम को अगर कोई पत्रकार हत्या ना कहे तो क्या कहे? मेरे इसमें कई सवाल थे। एक सवाल इसमें यह था कि जो आरोपी हैं उनके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर की धारा लगी है, यानी कि गैर इरादतन हत्या। अब गैर इरादतन हत्या क्यों लगाई है? उसकी तो जान जा चुकी है। तो मेरा इसमें ये सवाल था कि इसमें हत्या का मामला चूँकि ये है, और इसको हत्या का ही मामला इसमें दर्ज किया जाए, जो अभी तक दर्ज नहीं हुआ है। और अभी तक जब मैं आपके इस चैनल पे बोल रहा हूँ, अभी तक 8 दिन हो गए हैं, क्योंकि 4 तारीख की ये घटना है और आज 12 तारीख है। अभी तक इस मामले में एक भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये अपने आप में दर्शाता है कि किस तरह से एक लिंचिंग जैसे जघन्य अपराध को या हेट क्राइम को किस तरह से सामान्यकरण करने की उसकी कोशिश की जा रही है। उसका सामान्यकरण किया जा रहा है कि नॉर्मल बात है, कोई आदमी है, किसी भी आधार पे, पहचान के आधार पे आप उसको पीट कर मार डालेंगे, तो उसमें उसको उसके आरोपी को आप गिरफ्तार नहीं करेंगे, बल्कि उसको छिपाने की कोशिश करेंगे, हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे, गैर इरादतन हत्या उसमें दर्ज करेंगे। तो ये एक जो अपराध है, इंसान की हत्या करना, जघन्य अपराध जो है, उसको सामान्यकरण करने की कोशिश है। और आप एक सिलसिला देखेंगे पिछले कई वर्षों से, जब से लिंचिंग का ये दौर शुरू हुआ है, ख़ास तौर से अखलाक की लिंचिंग से हम इसको शुरू करते हैं और अलीगढ़ तक हम आते हैं। अभी हम थाना भवन नहीं जा रहे हैं। अलीगढ़ में अखलाक की लिंचिंग हुई, उसके आरोपी, जो उसके लिंचिंग के आरोपी थे, उन्होंने प्रेशर किया पुलिस को, और उसके बाद में क्या हुआ, अखलाक के ऊपर बीफ रखने का मुकदमा, गोमांस रखने का मुकदमा दर्ज हो गया। उसके बाद में फिर लिंचिंग हुई कासिम की हापुड़ में।
उसमें उस पुलिस ने उसको लिंचिंग ही नहीं माना, उसे कहा कि ये तो रोड रेज की घटना थी, सड़क पे आपसी गाड़ी वाड़ी को लेकर के कोई विवाद हुआ था, इस वजह से मारपीट हुई, तो उसको लिंचिंग नहीं माना। उसमें कन्विक्शन हो चुका है, सजा हो चुकी है आरोपियों को, कासिम के आरोपियों को। अब अलीगढ़ में जो लिंचिंग हुई पिछले दिनों, पिछले महीने, जी। उसमें फरीद के ऊपर मरने के बाद में फरीद और उसके घर वालों पर तकरीबन 8 सदस्यों पर डकैती का मुकदमा दर्ज कर दिया। यानी साथ साथ एक क्रॉस एफआईआर का सिलसिला भी लिंचिंग के जैसे अपराध में चलता रहता है, ताकि केस कमज़ोर हो सके और कम से कम सज़ा मिल सके। अब अटैम्प्ट टू मर्डर की धारा लगी है फिरोज वाले मामले में। अब सोचिए, इसमें 5 से 10 साल की सज़ा है। कोई वकील होगा, अगर ये अटैम्प्ट टू मर्डर ही रहा और कोर्ट ने भी इसको अटैम्प्ट टू मर्डर ही मान लिया, तो क्या इसमें सज़ा हो पाएगी और कितनी सज़ा हो पाएगी, ये अपने आप में सवाल है। एक चीज़ मैं जानना चाह रहा था कि जिस आपने बात की, जिस शख्स को पीटा गया या लिंचिंग की गई है ना, जो आपके मुताबिक जी। लिंचिंग है, अब पुलिस के मुताबिक बात की जाए कि वो चोर था। जी। ये मैं मामला दर्ज हुआ हाँ। अखबार में आया, कहा गया कि उसकी जान बचाई जा सकती थी, पुलिस ने देरी की अस्पताल पहुंचाने में 2 घंटे। कितना सच है इसमें? अमर उजाला अखबार में पूरा घटनाक्रम छिपा है। उतना तो मैंने लिखा भी नहीं है जितना अखबार ने लिखा है। उसने हर तरीके से वहाँ का जो भी रिपोर्टर है जिसने वो खबर बनाई है, और उसने हर तरीके से हर एक उस पहलू को उजागर किया है जिससे उसकी जान बचाई जा सकती थी। और जो पुलिस की लापरवाही है उसके खिलाफ भी उसने खूब लिखा है। उसने लिखा है कि 2 घंटे तक पुलिस अगर चाहती, ये हेडिंग के साथ लिखा है कि पुलिस अगर लापरवाही ना बरतती तो उसकी जान बच सकती थी। और उसी अखबार में जो शामली के एसपी हैं, उनका बयान है कि एक शख्स को 2-3 लोगों ने पीटा और उसे अस्पताल ले जा रहे थे, इससे उसकी जान चलेगी, दोषियों पर कार्रवाई करेंगे। ये शामली के एसपी का बयान है। लेकिन अगर आधार वही है, उसको पीटने का, पीट कर कह देना कि पीट कर हत्या हुई उसकी, उसी आधार पे अगर मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज हो रहा है तो शामली के एसपी पे भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जो अमर उजाला अखबार है उस पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उस पत्रकार पे भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए जिसने पुलिस या लापरवाही को उजागर किया है। तो अगर आप दबाने पे ही आ रहे हैं तो फिर सबको दबाइए एक साथ। फिर आप ये क्या कि एक को आप दबाएंगे, दूसरे को आप छोड़ देंगे, ऐसा मत करिए। जो एक ही चीज़ है, एक ही अपराध है। अगर मेरा अपराध ये है कि मैंने उसको पीट कर कहा कि पीट कर उसकी जान ले ली गई, तो वही बात है शामली के एसपी ने कही है, उन पर मुकदमा क्यों नहीं दर्ज कर रहे हैं आप? तो आप सीधे का आरोप आप लगता हुआ दिख रहा है शायद ये कि अंडर कवर लग रहा है कि आपको पहचान के नाम पे परेशान किया जा रहा है, आपकी पत्रकारिता को पहचान के नाम पे डिस्टर्ब किया जा रहा है। ये एफआईआर दर्ज की बात हो रही है। देखिए, पहचान का मामला तो ये तो पुलिस जाने के उसने किस आधार पे एफआईआर दर्ज की है, लेकिन पुलिस का जो इल्ज़ाम है हमारे ऊपर के ये सांप्रदायिक वैमनस्य फैल सकता था, सांप्रदायिक नफरत फैल सकती थी, क्षेत्र में तनाव हो सकता था, इस वजह से मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। सवाल ये है, एक आदमी की जान ले ली गई, क्या माहौल उससे ख़राब होता है या उसको हत्या कहने से माहौल ख़राब होता है? एक पत्रकार अगर मर्डर को मर्डर न कहे तो क्या कहे? एक पत्रकार अगर लिंचिंग को लिंचिंग न कहे तो क्या कहे? तो फिर तो आप एक काम कीजिए, अभी भारतीय न्याय संहिता लागू हुई है इस देश में, आईपीसी ख़त्म हुई है और बीएनएस आया है, तो आप एक काम करते उसमें ये भी बता देते कि किसको क्या कहना है। जब इतना कानून आप बना ही रहे हैं, एक कानून ये भी बना दीजिए कि मर्डर को क्या कहना है, या मॉब लिंचिंग को क्या कहना है, या किसी को साथ में होने वाले हेट क्राइम को क्या कहना है, या पहचान के आधार पर होने वाले हमलों को क्या कहना है। आप सब सारी चीज़ें बना ही रहे हैं तो इतना भी बना दीजिए। कितने रोका है आपको? प्रचंड बहुमत की सरकारें हैं, हर जगह सरकारें हैं, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, दिल्ली में आप बहुमत के साथ में हैं, तो आप बना दीजिए एक कानून ये भी कि मॉब लिंचिंग को लिंचिंग नहीं कहेंगे बल्कि मालाएं पहनाना कहेंगे, कहकर बना दीजिए एक कानून। एक सवाल ये भी आता है कि किसी शख्स को अगर पीट के मार रहे हैं, 5-7 लोग अगर मार रहे हैं, तो वो किसी भी तरह का लिंचिंग हो सकता है, मजहबी गैर मजहबी। लिंचिंग को लेकर जो बीएनएस, जो भारतीय न्याय संहिता जो है, उसने जिस तरह की परिभाषा दी है, उसमें उन्होंने कहा है कि 5 आदमी या उससे अधिक आदमी किसी इंसान को अगर नस्ल, धर्म, जाति के आधार पर पीटते हैं और उससे उसकी जान चली जाती है तो वो मॉब लिंचिंग की श्रेणी में आएगा और उससे फांसी तक की सज़ा है, ये बीएनएस कहता है। अब इसमें कई सारे सवाल हैं। लिंचिंग तो आदमी भी कर सकते हैं किसी एक कमज़ोर आदमी की, और अक्सर आपने देखा होगा क्योंकि लिंचिंग काफ़ी 10 साल से हम लिंचिंग देखते आ रहे हैं, लिंचिंग के वीडियो भी हमारे सामने हैं। मारने वाले तो 2-3 ही होते हैं, बाकी तो सब वहाँ खड़े हुए वीडियो बना रहे होते हैं, तो क्या उन्हें लिंचिंग नहीं माना जाएगा? ये सोचने वाली बात है और ये सवाल है। एक चीज़ मैं जानना चाह रहा हूँ कि जिस परिवार की लिंचिंग हुई, जिसका दावा आप कर रहे हैं, तो क्या अभी उनका हालात कैसे? क्या वो डरे हुए हैं, वो परिवार डरा हुआ है? आगे क्या आपकी बातचीत हुई है? देखिए, उस परिवार ने ऑन कैमरा कहा है, कैमरे पर उनके बयान मौजूद हैं, वीडियो की शक्ल में उनके बयान मौजूद हैं। उन्होंने कहा है, बाकायदा नाम लेकर उन्होंने कहा है कि इन लोगों ने उसके साथ में पिटाई की थी उसकी,
उसे बेरहमी से पीटा था, उसे फिर पुलिस ले गई, वहाँ से हम लेके जा रहे थे, वो दर्द से करा रहा था, उसकी जान चली गई। ये बात रोते हुए, बताते हुए, बिलखते हुए उन्होंने कही है। आप उन पे मुकदमा दर्ज कर दीजिए लिंचिंग का, वो जो कह रहे हैं लिंचिंग हुई है, लिंचिंग नहीं है ये। अगर पीट कर मार देने पर, आप कहने पर कि पीट के मार दिया, इसे कहने पर अगर आप मुकदमा दर्ज कर रहे हैं तो उस परिवार पे मुकदमा दर्ज कर दीजिए। वो भी तो यही कह रहा है। और हमने जो कुछ कहा था, हमने अपने पास से कुछ नहीं कहा था। जो तहरीर उन्होंने थाने में दी थी, उस तहरीर के आधार पे हमने कहा था, और हमने ये कहा था कि एफआईआर दर्ज तब हुई जब उसकी लाश को लाकर थाने के सामने रख करके प्रदर्शन किया, जब सैकड़ों लोग वहां पर विरोध प्रदर्शन में उतर आए, तब जाकर एफआईआर दर्ज हुई। और किन धाराओं में दर्ज हुई? अटेम्प्ट टू मर्डर, ये धाराएं हैं। एक इंसान को मार दिया गया और आप अटेम्प्ट टू मर्डर की धारा उस पर लगा रहे हैं। अच्छा, 302 का जो मामला जो पहले था उसको अब 307 कर दिया गया। 302 का मामला है, लेकिन दर्ज नहीं हुआ है इसमें। अच्छा, नहीं, वो धारा चेंज हुई है, संख्या उनकी चेंज हुई थी। पहले 302 होता था। हाँ, उसके अलावा कुछ और आ गया है, तो कानून के लोग ज्यादा बता पाएंगे उस बारे में, तो वो बदल दिए। जो मर्डर है, जो हत्या है, उसमें हत्या की कोशिश में मामला दर्ज हो, चाहे संख्या कोई भी हो। हत्या की कोशिश, गैर इरादतन हत्या की कोशिश भी नहीं, गैर इरादतन हत्या के मारने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन मारा इत्तेफाक से, उसकी जान चली गई, तो इसे 5 से 10 साल की सजा है। बच के आ जाएंगे। आप कानून व्यवस्था को जानते हैं, न्यायपालिका की जो सुस्ती है उसे भी आप जानते हैं, तो क्या होगा इसमें। तो इस तरह से जो हेट क्राइम है उनको प्रोटेक्ट करने का जिस तरह का सिलसिला चल रहा है, इस पर लगाम लगनी चाहिए। व्यवस्था के नाम पर योगी सरकार दावे करती है, हाँ, कि व्यवस्था बराबर है, यहाँ पर शांति है, लेकिन ये इस तरह की घटनाएं जो होती है जिसमें एक तरफा पक्ष होता है ना, कमजोर वर्ग के साथ आप सख्ती करती नहीं है पुलिस, तो क्या लगता है ये सरकार की फेलियरिटी को दिखाता है या एक तरफा कार्रवाई, मतलब कि कह सकते हैं पूर्वानुमान जो पहले से होता है वो है? देखिए, मैं कुछ कहूँगा, उस पर टिप्पणी करूँगा तो मुझे कह देंगे लोग कि भाई ये तो इस वजह से बोल रहे हैं, लेकिन योगी सरकार के जो दावे हैं उनकी पोल तो उन्हीं की जो केंद्र सरकार है उसके अंडर तहत जो आती है NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, उसने खोल रखी है। उसने बता रखा है कि महिलाओं के अत्याचार के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, महिलाओं की हत्याओं के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। उसने खोल रखी कानून व्यवस्था की। बोलते तो सब दावे हैं, दावों की हकीकत तो आपको ज़मीन पर देखनी है कि कैसे एक आदमी की हत्या हो जाती है, उसे पीट कर मार दिया जाता है, और फिर उसके घर वाले उसकी लाश को जब सड़क पर रख कर प्रदर्शन करते हैं थाने के सामने, तब जाकर मुकदमा दर्ज होता है, और उस हत्या को हत्या कहने पर पत्रकारों पर मुकदमा दर्ज हो जाता है। ये है कानून व्यवस्था, इसे कानून व्यवस्था कहेंगे, ये सुशासन है, ये सवाल है। अब वसीम, जब आप पर मुकदमा दर्ज हो चुका है ना, कई सारे धाराओं में मुकदमा दर्ज हो चुका है, तो क्या लगता है कि जो सरकार योगी बाबा की सरकार है, क्या वो घर आपको ही तोड़ देगी? क्या लगता है कि बुलडोजर की कहानी आप ही दोहराई जाएगी? डर लगता है? नहीं, देखिए, एक टेंशन तो होती है, क्योंकि जिस तरह से सामूहिक दंड यानी कलेक्टिव पनिशमेंट का सिलसिला शुरू हुआ है, तो उससे एक होती है, लेकिन हत्या को हत्या कहने पर अगर घर तोड़ा जाता है, तो फिर तो इस देश की अदालत को सोचना होगा कि उनका अस्तित्व बचा है कि नहीं बचा। फिर मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। इन ऐसे मुकदमों से या इस तरह की कई तरह की धमकियाँ आती हैं, क्या पत्रकारिता में डर लगता है? नहीं, डर नहीं लगा। सबसे पहली धमकी मिली थी 2012 में, 12-13 में, जब ज़ियाउल हक का मर्डर हुआ था उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में। अखिलेश की सरकार थी उस वक्त में, तो राजा भैया का नाम चूँकि उसमें मारा था, तो मैंने उसमें आर्टिकल लिखा था, उसमें कुछ सवाल उठाए थे, उस सवाल के आधार पे तो पहली धमकी मिली थी तब 2012-13 में, और उसके बाद से धमकियों का सिलसिला जारी है। इससे कोई डरने वाला नहीं है, ठीक है। मौत और ज़िंदगी तो खुदा के हाथ है, वो जब चाहेगा जब ले लेगा इसको, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। डरने के लिए थोड़ी आए थे यहाँ तो डर निकालने के लिए आए थे इस फील्ड में। तो बेबाक पत्रकारिता, बेबाक हैं, बेबाक रहेंगे, बेबाकी से ही रहेंगे जब तक रहेंगे। जुल्म के खिलाफ हैं, जुल्म के खिलाफ रहेंगे, मजलूमों पर होने वाले जुल्म को बयां करते रहेंगे, इंसाफ के लिए लड़ते रहेंगे, और कलम लड़ेगी इंसाफ के लिए। तो कट गिरे या सलामत रहे, यकीन है मुझे कि हिसारे सितम कोई तो उठाएगा। तमाम शहर की ईज़ा नसीबियों की कसम, मेरे कलम का सफ़र रायगा ना जाएगा। तो दोस्तों, ये थे वसीम अकरम त्यागी साहब, जिन पर मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन जज्बा बरकरार है। सच और इंसाफ की लड़ाई में जहाँ तक दम है वहाँ तक लड़ेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। आज इस वीडियो में इतना ही। बहुत शुक्रिया।